हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 ये मल्हार जो न्यू टेक्स्ट बुक आया है, मल्हार टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर है 6, क्लास 6 मल्हार टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर भी 6 है। चैप्टर का नाम है मेरी माँ और पेज नंबर है 51। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी माँ। मेरी माँ यानी कि माई मदर। तो इस पाठ को लिखे हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस कहानी को लिखे हैं। पहले उनका कवि लेखक परिचय जान लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के स्वाधीनता संग्राम में वो ये योगदान उनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाए थे। स्वाधीनता संग्राम में वो एक स्वाधीनता संग्रामी थे, जो लेखक भी लिखने का भी उनका शौक था। तो वो स्वाधीनता संग्राम में वो योगदान दिए थे। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था भारत को, जो ब्रिटिश के जो आए थे अंग्रेज लोगों को जो भारत से निकाले थे, तो उन स्वतंत्रता संग्राम में वो एक क्रांतिकारी नेता थे। मतलब क्रांतिकारी जो नॉन वायलेंट, ये वायलेंट जो ये अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंट होता है, और ये जो क्रांतिकारी हिंसा हिंसा को मतलब वो जो मार धर बंदूक चला के वो लोग ये आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उसमें वो क्रांतिकारी नेता थे। महात्मा गांधी अहिंसावादी थे। वो बिना ये मार धड़ ऐसे गोली ये बंदूक बिना करके बिना हिंसा में वो स्वाधीनता संग्राम लड़े थे महात्मा गांधी, और उसी में ही भारत स्वाधीनता हासिल किया था, स्वाधीनता भारत को मिला था। लेकिन ये बिस्मिल जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ना, वो एक क्रांतिकारी नेता थे, यानी कि हिंसावादी थे। हिंसा, वो ऐसे बंदूक चला के वो अंग्रेजों से लड़ाई करते थे। पिस्तौल जो क्रांतिकारी वीरों में अपना बलिदान दिया था। बहुत सारे क्रांतिकारी बलिदान दिए थे स्वतंत्रता संग्राम में। उस स्वतंत्रता संग्राम में एक सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, यानी कि जो सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो एक बहुत ही फेमस जो ये हिंदी कविता, हिंदी सॉन्ग, बहुत सारे मूवी में ये इनका जो कविता, ये उनके रचयिता थे, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है बाजू कितना, देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो कविता, इसको सर्च भी करते ना, पूरा फुल सॉन्ग उसको भी सुन लेना। ये सरफरोशी की तमन्ना, ये जो गाना, ये बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी, ये जो क्रांतिकारी नेता थे, वो लिखे थे। तो भी राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे जो ये कविता जो लिखे थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष यानी कि 30 इयर्स की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया था। लेकिन उनका जो ये बहुत ही कम उम्र में वो उनका देहांत हुआ था, मतलब वो उनको फांसी मिल गया था 30 इयर्स में। वो अंग्रेज सरकार के विरुद्ध में ये लड़ाई कर रहे थे क्रांतिकारी आंदोलन में, और लेकिन वो 30 इयर्स में उनको फांसी में लटका दिए थे अंग्रेज सरकार। फांसी पर लटका दिया गया था। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी नेता थे और एक अच्छे कवि भी थे। जो उनका जो कविता, जो सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जो जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कविता है, ये उन्हीं के रचना ये किए थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा
काफ़ी चर्चित रही। वो बहुत सारे पुस्तक भी वो लिखे थे जब ये जेल में थे। वो ये जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे थे, कभी वो जेल भी गए थे, तो जेल के अंदर भी वो बहुत सारे पुस्तक भी लिखे थे। तो उनके जो आत्मजीवनी भी, आत्मकथा भी वो उनके बारे में लिखे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। मैं उसको पढ़ूंगी इसमें एक बार। आत्मकथा राम प्रसाद बिस्मिल, वो भी उनके बहुत ही चर्चित रही थी वो उस टाइम के। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। ओके, मेरी माँ जो ये अभी हम पढ़ेंगे, मेरी माँ, वो भी उनके आत्मकथा, मतलब उनका जो थोड़ा आत्मकथा बायोग्राफी में भी उनका जो ऑटोबायोग्राफी ये लिखे थे, उनका आत्मकथा, तो उसमें मेरी माँ का थोड़ा सा उनकी माँ के बारे में यहाँ पे लिखे हैं उस आत्मकथा का, उनका आत्मकथा में से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी माँ, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का आत्मकथा से एक थोड़ा सा एक अंश दिया गया है उनके माँ के बारे में। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। उस टाइम में वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो लड़ाई कर रहे थे, उस टाइम में वो एक होनहार और नौजवान, मतलब यूथ, यंग मैन थे। गजब के शायर थे वो, बहुत ही अच्छा शायरी लिखते थे, कविता लिखते थे। देखने में वो भी बहुत सुंदर ही थे, बहुत ही ये सुंदर नौजवान लड़के थे। योग्य बहुत बहुत थे, योग्य यानी कि बहुत ही टैलेंटेड थे वो। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। अगर बहुत सारे लोग वो बोल रहे थे, उनके जितने सारे प्रतिभा के वो प्रतिभा में वो संपन्न थे, तो वो सब लोग बोल रहे थे कि यदि किसी और युग में, किसी और जगह, किसी और प्लेस में, अगर किसी और कंट्री में वो पैदा हुए होते तो वो एक सेनाध्यक्ष यानी कि एक सोल्जर, सिपाही वो बने होते। यह कहना है कि हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में, ये जो अभी जो बोले कि ये जो अगर ये दूसरा कंट्री, दूसरा जगह में ये पैदा हुए होते तो बहुत ही अच्छा प्रतिभा संपन्न ये जो व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल, वो एक सेनाध्यक्ष होते, बल्कि वो ये जो स्वाधीनता संग्राम के और एक सिपाही जो थे भगत सिंह का, ये उनके बारे में ये कहना था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब उनका जन्म हुआ था, जो पैदा हुए थे, उस समय भारत पर अंग्रेज का आधिपत्य था। उस समय अंग्रेज लोग ऑलरेडी आ चुके थे जब उनका पैदा हुआ था भारत में। वो ये ब्रिटिश ये लोग राजनीति कर रहे थे। बिस्मिल छोटी सी आयु में ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। बहुत ही छोटे कम आयु में ही वो स्टार्ट कर देते स्वतंत्रता संग्राम में ये लड़ना। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया, फिर अंग्रेजों ने भी उनको जेल भेज दिया। वो बहुत ही कम आयु में उनको जेल जाना पड़ा था, अंग्रेजों ने उनको जेल भी भेज दिया था और फांसी की सज़ा भी दे दी। और फांसी की सज़ा भी उनको 30 की उम्र में, 30 ईयर्स में उनको फांसी दे दिया गया था। बहुत ही कम ही लाइफ स्पैन उनका। फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में भी वो उनके ऊपर बहुत सारे अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे। इतने छोटे आयु में भी वो उनको बहुत ही सहना पड़ा था। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। वो चोरी छिपे वो जेल के अंदर ही अपनी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, वो खुद ही अपने ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, आत्मकथा लिखे हैं, उनकी जीवनी। और अंग्रेजों से बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। और अंग्रेजों से छुपके ये लिख रहे थे। अंग्रेज बिना उनको दिखाए कि वो लोग अगर जानेंगे तो वो उसको भी ले जाएंगे और फाड़ देंगे, इसीलिए वो बिना अंग्रेजों के गुप्त हिसाब से वो लिख रहे थे। पेपर, ये पेन ऐसे कहाँ से लेके आके वो किसी और से, और फिर वो अंग्रेजों से छिपते छिपाते वो बाहर भी जो कोई जा रहा था, कोई किसी का अगर बाहर जाना हो रहा था तो उसको उसके हाथों वो भेज देते थे। वो उनकी जो आत्मकथा, जो पेपर जो लिख रहे थे, नोट्स उनके वो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म, हाँ, भेज दिया। और फांसी
चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे वो आत्मकथा को। उनके साथियों ने उससे प्रकाशित भी करवा दिया। उनके जो बाकी साथी जो बाहर रह रहे थे, जो उनके साथी लोग स्वतंत्र संग्रामी, जो क्रांतिकारी बाकी क्रांतिकारी नेता थे, वो लोग भी उसको छपा भी दिए थे, वो पब्लिश भी कर दिए थे, प्रकाशित भी करवा दिया। उसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। उनका जो आत्मकथा जो लिखे थे उसका नाम था निज जीवन की एक छटा बोल के उसको नाम दिए थे। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। इस पुस्तक में जो जो लिखे थे अंग्रेजों ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भी यहाँ पे लिखे थे, तो वो अंग्रेज लोग भी वो होश भी उड़ा दिए थे। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। फिर लोग सारे जनता, भारत की जनता लोग ये सब पढ़ के और उनके खिलाफ भी, अंग्रेजों के खिलाफ और भी नारा लगाए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध उनका क्रोध भी बढ़ गया था। बाकी जो जितने सारे भारत के जनता थे, लोग थे, बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। इसके कारण उनको, उनके खिलाफ जो जो लिखे थे, इसी कारण ही वो अंग्रेजों ने गुस्सा होकर क्रोध करके उनको फांसी दे दिए। फांसी देने के बाद भी वो उनका जो इतना आत्मकथा जो लिखे थे, इतना पुस्तक तो वो पब्लिश हो चुका था, सब लोग सेल हो चुका था, तो सब लोग के पास चला गया था, सब लोग पढ़ भी चुके थे, इसीलिए और भी वो रोकना भी मुश्किल था उनको। अगर फांसी देने के बाद भी वो बिस्मिल, जो राम प्रसाद बिस्मिल का फांसी देने के बाद भी उनका जो लिखा हुआ बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, इसीलिए बहुत ही अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन चले थे। उनको मर के भी वो अमर हो गए थे। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। यानी कि मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में भी वो अभी भी जीवित है। हम उनको भी अभी भी याद करते हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। आज भी उनका जो आत्मकथा, जो जिस पुस्तक का नाम है निज जीवन की एक छटा, मैं सर्च करूँगी, निज जीवन की एक छटा जो आत्मकथा है, ये जो राम प्रसाद बिस्मिल की, आज भी एक प्रेरित करता है सभी लोगों को। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या आप उनकी आत्मकथा, राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा निज जीवनी की छटा, निज जीवन की एक छटा को पढ़ना चाहते हैं? हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्या कहा? हाँ, तो यह प्रस्तुति उसी आत्मकथा का एक अंश। तो चलो, उनका जो आत्मकथा अगर नहीं पढ़ पाओगे, इतना बड़ा पुस्तक, तो उनका जो स्टोरी, उनका जो आत्मकथा का एक छोटा सा एक स्टोरी इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। मेरी माँ जो लिखे हैं उसमें से, तो मैं तो पढ़ूंगी। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। लखनऊ कांग्रेस यानी कि लखनऊ के जो कांग्रेस सेशन चल रहा था, उसी में वो उनको जाने का बहुत ही इच्छा था। किसका? राम प्रसाद बिस्मिल ये लिखे हैं, तो उनको ही इच्छा था। दादाजी और पिताजी ने विरोध करते रहे। उनके जो दादाजी ग्रैंड मदर थे और उनके जो पिताजी फादर थे, वो उनको बहुत ही मत जाओ बोल के ये इनको विरोध करते थे, जाने के लिए मना कर रहे थे। किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे दी। यानी कि उनके जो माताजी उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको जो जाने आने के खर्चा भी दे दिया, लखनऊ जाने के लिए पैसा, टिकट के लिए। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। उसी समय जो लखनऊ के जो शाहजहांपुर में वो जो सेवा समिति का आयोजन भी वहाँ पे आरंभ हुआ था, वहाँ पे जाने के लिए वो चल पड़े थे। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। वो बहुत ही उत्साह, बहुत ही करेज करके वो सेवा समिति, जितना भी सेवा समिति में वो सहयोग, वो जा रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे। पिताजी और दादाजी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे। उनके जो पिताजी और उनके जो दादाजी थे, उनको इस कार्य में ये सेवा समिति में जाना आना उनको पसंद नहीं था। लेकिन उनके माताजी सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए वो जा रहे थे उसमें जाने के लिए। किंतु माताजी मेरी उत्साह भंग न होने देती थी। लेकिन उनकी माताजी, उनका जो भी इच्छा था, वो राम प्रसाद बिस्मिल का सभी इच्छा को वो पूर्ण करती थी उनकी माता।
जी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार, इसीलिए उनको डांट फटकार भी सुनना पड़ता था उनकी माताजी को, क्योंकि वो सपोर्ट कर रही थी रामप्रसाद बिस्मिल जी को, तथा दंड भी सहन करना पड़ता था, बहुत ही उनको पनिशमेंट भी मिलता था उनके ये उनकी माताजी को इसकी वजह से। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। वास्तव में रामप्रसाद जी लिख रहे हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल लिख रहे हैं कि मेरी माता देवी हैं। सभी की माता देवी हैं, सभी की माता रिस्पेक्टेड हैं, इसीलिए सभी के लिए, तो ऐसे ही उनको माता भी उनके लिए देवी समान है। मुझ में भी कुछ जीवन तथा साहस आया, मुझ में भी कुछ मेरे जीवन में कुछ साहस आया, क्योंकि उनकी माता उनको सपोर्ट कर रही थी। वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी, तो उनके जो गुरु थे, रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु थे सोमदेव, तो उन जो सोमदेव और उनके माताजी की कृपा के वजह से ही वो ये सब कर पाए थे बोल के लिखे। तो उनके जीवन में दोनों लोग ही सपोर्ट कर रहे थे, उनके माता और उनके जो गुरु थे सोमदेव जी। दादाजी और पिताजी उनके जो खिलाफ थे, दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, उनके जो विवाह करने के लिए दादाजी और उनके पिताजी बहुत ही मैरिज के लिए बहुत ही प्रेशर डाल रहे थे, क्योंकि मैरिज के बाद ये चेंज हो जाएगा फैमिली में, अगर फैमिली जो पारिवारिक जीवन में रहेगा तो उसको और इसमें जाना आना नहीं मिलेगा समय, तो वो ये सब भूल जाएगा बोल के, इसीलिए उनके मैरिज के लिए बहुत ही प्रेशर डाल रहे थे उनके दादाजी और उनके पिताजी। किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुके तो उनके बाद विवाह करना उचित होगा। फिर वो बोल रही थी पहले उनको शिक्षा समाप्त कर लेने दो, फिर उसके बाद उनका शादी करेंगे बोल के वो बोल रही थी उनके माताजी। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में बहुत दृढ़ता उत्पन्न किया कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। तो उनकी माताजी की ये सब दृढ़ता, ये जो उनके सपोर्ट कर रहे थे, इसी वजह से उनको थोड़ा ये दृढ़ ये कॉन्फिडेंस आ गया कि वो जो भी वो ठान रहे हैं वो पहले उसको कंप्लीट करके ही, उसको समाप्त करके ही वो बाकी जो भी करेंगे बोल के वो संकल्प कर लिए थे। माताजी उनको बहुत ही प्रोत्साहित कर रहे थे उनके इस सभी में। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कहे गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। तो एक समय उनके जो पिताजी दीवानी मुकदमे में वो एक दावा कर रहे थे कि जो भी काम होगा तो उसको उसी से ही करवा लिए बोल के। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। तो उनके जो पिताजी उनको ही इसमें वकालतनामा करने के लिए वो कर रहे थे, तो उसमें करो बोल के वो कोई एक वकील आए के उनको बुला भेजा था। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि मैं धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता, सो इसलिए मैं यहाँ पे दस्तखत नहीं करूँगा बोल के मना कर दिए थे। तो बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। मैंने हस्ताक्षर किए, वो हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर भी नहीं किए थे। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा, हमेशा उनके जीवन में वो सत्य का ही फॉलो कर रहे थे, ट्रुथ के साइड में थे। चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता, जो भी हो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे बोल रहे थे, वो ट्रूथ ही हमेशा सच ही बोल देते थे रामप्रसाद बिस्मिल। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। उनकी जो माताजी का मैरिज हुआ था 11 वर्ष, जो उनकी माताजी 11 इयर्स की थी तभी उनका मैरिज हो गया था उस टाइम में, क्योंकि पहले ज़माने में बाल विवाह यानी कि थोड़े छोटे जब थे उस टाइम में ही विवाह कर देते थे, 8-10 साल के उम्र में ही। तो उनकी माताजी का 11 इयर्स में विवाह हुआ था। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। उस समय वो एक ग्रामीण कन्या मतलब एक इलिटरेट थी, बहुत ही
कम उम्र में उनका विवाह हुआ था, तो वो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और वो एक ग्रामीण इलाकों से, एक घरेलू विलेज से एक आई थी वो। तो इनका इनका कुछ भी इतना जानकारी नहीं था। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। फिर जो उनके जो दादाजी थे, यानी कि उनके माताजी के फादर इन लॉ, यानी कि वो उनकी जो एक छोटी बहन थी, उनके जो दादाजी की छोटी बहन है, तो उसको बुला लिए, और उनके जो पिताजी की बुआ जो होगी, तो वो उनको बुला के, वो उनकी जो माताजी छोटी थी, इसीलिए 11 ईयर्स की, तो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे घर का काम करने के लिए, वो ये सब सीखने के लिए। दिनों में माताजी ने घर के सब काम काज को समझ लिया। फिर कुछ दिनों में ही वो जल्दी सीख लिए, वो घर का काम करना सीख लिया। ये सब भोजनादि की ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। तो ये था पेज नंबर 51 एंड 52 का आज हम एक्सप्लेनेशन की। फिर नेक्स्ट 53, पेज नंबर 53, और ये पेज नंबर 54 करेंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। तो ये था मेरी माँ, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा रचित, उनका जो एक आत्मकथा से ही थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट ये चैप्टर में दिया गया है, मेरी माँ करके, उनके माता जी के ऊपर उनका। तो इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विद ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।